So hey guys, what's up? Kyal chal? This is CA Nikunj Goenka, your tax mentor, and we are going to revise GST returns. आज अपने GST returns रिवाइज करने वाले फॉर ऑल माय डियर लवली CMA फाइनल IDT स्टूडेंट्स. आई नो यू आर वेरी टेंस्ड बट डोंट वरी, एज यू नो कि मैं लगातार रिवीजन वीडियोस डाल रहा हूँ CMA फाइनल IDT स्टूडेंट्स के लिए. एंड आज अपने रिटर्न्स का चैप्टर रिवाइज करेंगे. लास्ट अपने बहुत सारा चैप्टर्स ऑलरेडी अपने यूट्यूब चैनल में डाल चुके हैं, आप प्लीज उसको जाकर देख लीजिएगा. GST रिटर्न्स अपने स्टार्ट करें फटाफट. GST रिटर्न्स इज अ वेरी वेरी सिंपल चैप्टर. यहां पर अपने को खाली फॉर्म नंबर, ड्यू डेट्स, टाइम लिमिट्स, ये सारी चीज याद रखने हैं. जीएसटी रिटर्न से नॉर्मली इंस्टीट्यूट आपसे केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ सकता है. यहाँ पर और कोई चांस नहीं है किसी भी तरह का और कोई डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन आने का. तो आइए स्टार्ट करते हैं. सेक्शन नंबर 37 से लेकर सेक्शन नंबर 48. सेक्शन नंबर 37 विल टॉक अबाउट फर्निशिंग डिटेल्स ऑफ आउटवर्ड सप्लाईज. मतलब GSTR1 जो फाइल होता है वो सेक्शन नंबर 37 के हिसाब से फाइल होता है. सेक्शन 38 इज फर्निशिंग डिटेल्स ऑफ इनवर्ड सप्लाईज. GSTR 2A and 2B, which is auto drafted statement, which is furnished because of the suppliers in GSTR 1, वो आपका auto populate हो जाता है आपके GST पोर्टल में. दिस इज एज पर सेक्शन 38. सेक्शन 39 विल एक्चुअली टॉक अबाउट रिटर्न्स. GST रिटर्न्स जैसे GSTR 3B, GSTR 4, GSTR 5, GSTR 6, GSTR 7, ये सारे रिटर्न्स है जो आपको सेक्शन 39 में फाइल करनी पड़ती है. फर्स्ट रिटर्न है सेक्शन नंबर 40 एंड सेक्शन नंबर 41 इज क्लेम ऑफ आईटीसी एंड प्रोविजनल एक्सेप्टेंस. सेक्शन नंबर 40 टू 43 अपने रिलेवेंट नहीं है. सेक्शन 44 में आ जाएंगे एनुअल रिटर्न. एनुअल रिटर्न है सेक्शन नंबर 44 जो 31 दिसंबर ऑफ द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर तक फाइल करनी पड़ती है. फाइनल रिटर्न GSTR 10. GSTR 10 जो 3 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ कैंसिलेशन और डेट ऑफ कैंसिलेशन ऑर्डर विचएवर इज लेटर फाइल करनी पड़ती है. GSTR 3A में यू कैन गेट नोटिस to return defaulters if you have not filed the return timely. Levy of late fees, आपके ऊपर लेट फीस लगाया जा सकता है अगर आपने स्टेटमेंट ऑफ आउटवर्ड सप्लाई GSTR 1, GSTR 3B, GSTR 4, 5, 6, 7 अगर आपने टाइमली फाइल नहीं किया तो आपके ऊपर लेट फी लगाया जा सकता है. एंड लास्टली GST प्रैक्टिशनर. सेक्शन 48 के हिसाब से आपको, आप अगर GST प्रैक्टिशनर का एनरोलमेंट आईडी ले सकते हो और वहां पे आपको व्हाट एक्टिविटीज यू कैन डू एंड ऑल ये सब आपको बताया जाएगा. तो स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले सेक्शन नंबर 37 के पहले अपने पूरा टाइमलाइन से एक बार रिवाइज कर लेते हैं. GSTR 1 की ड्यू डेट होती है 11th ऑफ द नेक्स्ट मंथ और आप इसको QRMP में भी फाइल कर सकते हो. इफ यू आर ऑप्टेड फॉर क्वार्टरली रिटर्न मंथली पेमेंट स्कीम तो आपके लिए ड्यू डेट हो जाएगा 13th ऑफ द मंथ सक्सीडिंग द क्वार्टर. ठीक है. और आप IFF फैसिलिटी भी करोगे 13th ऑफ द एवरी मंथ. आपको याद होगा इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी क्यूमुलेटिव वैल्यू अप टू 50 lakhs पर मंथ. GSTR 2A का कोई ड्यू डेट नहीं होता. डिटेल्स ऑफ ऑटो ड्राफ्टेड, डिटेल्स ऑफ ऑटो ड्राफ्टेड इनवर्ट सप्लाईज, डिटेल्स ऑफ ऑटो ड्राफ्टेड इनवर्ट सप्लाईज, इसका कोई ड्यू डेट नहीं होता. बेसिकली ये डायनामिक डॉक्यूमेंट होता है. बट टू भी अगर आपको याद होगा ऑटो ड्राफ्टेड ITC स्टेटमेंट ये 14th ऑफ द एवरी मंथ जनरेट हो जाता है. जैसे सर आपको याद होगा सर 1 से 13 तक GSTR 1 का ड्यू डेट है फॉर IFF फॉर QRMP और 1 से 11th ड्यू डेट किसका है फॉर मंथली मंथली फाइलर्स. तो 14th जो हो जाता है वो 13th के बाद आता है और उसके बाद ही आपका 2A 2B जनरेट होता है ओवर पर्टिकुलर रेसिपिएंट. 3A क्या है? नोटिस टू रिटर्न डिफॉल्टर अंडर सेक्शन 46 फॉर नॉट फाइलिंग रिटर्न. 3B आपका मंथली सिंपल रिटर्न है, समरी रिटर्न है 20th ऑफ द नेक्स्ट मंथ. और अगर आप QRMP ऑप्ट करते हो तो कुछ कुछ स्टेट्स के लिए 22nd ऑफ द नेक्स्ट मंथ है और 22nd ऑफ द मंथ सक्सीडिंग द क्वार्टर है और कुछ कुछ स्टेट्स के लिए 24th ऑफ द मंथ सक्सीडिंग द क्वार्टर है. GSTR 3B में ही अपना टैक्सेस का पेमेंट आप करते हो. दैट इज द ड्यू डेट ऑफ पेइंग टैक्सेस आल्सो. GSTR 4 is a return for composition scheme which has to be filed annually, that is 30th April of the next financial year. और आपको CMP 8 फाइल करनी पड़ती है 18th of the next 18th of the month succeeding the quarter which you have to file a statement of self assessed tax. तो क्वार्टरली स्टेटमेंट है पेमेंट ऑफ टैक्सेस का CMP 8 और GSTR 4 एनुअली फाइल किया जाता है 30th April. प्लीज डोंट कंफ्यूज योरसेल्फ कि GSTR 4 एक एनुअल रिटर्न है. GSTR 4 is not an annual return. GSTR 4 is a return filed annually by a composition taxable person. नेक्स्ट है NRTP GSTR 5 रिटर्न फॉर नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन. ये मंथली फाइल किया जाता है 20th ऑफ द नेक्स्ट मंथ और 7 days फ्रॉम द लास्ट डे ऑफ वैलिडिटी ऑफ रजिस्ट्रेशन व्हिचएवर इज अर्लियर. GSTR 6 से ISD 13th ऑफ द नेक्स्ट मंथ है सेम. सप्लायर ऑफ OIDAT सर्विसेज GSTR 5A में फाइल किया जाता है. GSTR 7 है TDS डिडक्टर 10th ऑफ द नेक्स्ट मंथ. GSTR 8 है ई कॉमर्स ऑपरेटर्स जो लोग सप्लाईज करते हैं. TCS नहीं, TCS का अलग होता है सर, TCS का स्टेटमेंट अलग होता है. बट जो सप्लाईज ई कॉमर्स के थ्रू अफेक्टेड होता है वो रिपोर्ट करनी पड़ती है ई कॉमर्स ऑपरेटर को GSTR 8 में 10th ऑफ द नेक्स्ट मंथ.
GSTR 9 है एनुअल रिटर्न जो 31 दिसंबर ऑफ द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर है। GSTR 9A है एनुअल रिटर्न फॉर अ टैक्स पेयर जो आर रजिस्टर्ड अंडर कॉम्पोजिशन स्कीम। कॉम्पोजिशन स्कीम अगर मैं रजिस्टर्ड हूं तो मुझे GSTR 9A फाइल करना पड़ेगा एनुअली 31 दिसंबर। ध्यान से सुनना, 9 किसके लिए? नॉर्मल टैक्स पेयर्स के लिए। 9A किसके लिए? कॉम्पोजिशन वाले के लिए। और 9B किसके लिए? 9B भी आपको पढ़ाया गया था, याद है? 9B भी आपको पढ़ाया गया था। 9B किसके लिए? 9B है जो टीसीएस स्टेटमेंट फाइल कर रहे हैं एनुअली, जो टीसीएस स्टेटमेंट फाइल कर रहे हैं एनुअली उनके लिए 9B है। फिर 9C किसके लिए? GSTR 9C है एनुअल ऑडिट। जीएसटी ऑडिट है विच इज सेल्फ सर्टिफाइड रिकंसिलेशन स्टेटमेंट इफ एग्रीगेट टर्नओवर इज एक्सीडिंग 5 लाख रुपीस, तो वहां पे आपको सेल्फ सर्टिफाइड रिकंसिलेशन स्टेटमेंट भी फाइल करनी पड़ती है अलॉन्ग विथ योर GSTR 9। GSTR 10 फाइनल रिटर्न है वंस व्हेन रजिस्ट्रेशन इज कैंसिल्ड और सरेंडर्ड, तो आपको विद इन 3 months फ्रॉम द डेट ऑफ कैंसिलेशन और ऑर्डर विच एवर इज लेटर आपको फाइल करनी पड़ती है। और लास्ट में GSTR 11 द डिटेल्स ऑफ इनवर्ट सप्लाईज टू बी फर्निश्ड बाय द पर्सन हैविंग यूएन एंड इट क्लेम्स रिफंड, तो उसको 20th ऑफ द मंथ फॉलोइंग द मंथ फॉर विच स्टेटमेंट इज फाइल्ड उसको GSTR 11 फाइल करनी पड़ती है। तो ये एक समरी हुआ सारे रिटर्न्स का, सारे ड्यू डेट्स का। ठीक है, अब आप GSTR 1 में देखोगे किसको किसको GSTR 1 फाइल नहीं करनी होती है। बेसिकली का सिंपल सा फंड है, जो 1 फाइल करता है वही 3B फाइल करता है, जो 3B फाइल नहीं करता है उसको 1 फाइल ही नहीं करना पड़ता है। यानी जो GSTR 4 फाइल कर रहा है, जो GSTR 5 फाइल कर रहा है, जो GSTR 6 फाइल कर रहा है, जो GSTR 7 फाइल कर रहा है, जो GSTR 8 फाइल कर रहा है, जो GSTR 5A फाइल कर रहा है, इन सबको GSTR 1 फाइल करने की रिक्वायरमेंट नहीं है सर। ड्यू डेट्स एंड फॉर्म्स अपने को पता है। क्या नील रिटर्न SMS फैसिलिटी के थ्रू फाइल किया जा सकता है? यस, नील रिटर्न, nil GSTR 1, nil GSTR 3B, nil CMP 8, all can be filed through SMS facility and by sending and by verification through OTP. OTP मतलब one time facility. What do you mean by nil return, nil statement? You should not have any entry for a particular tax period in all the tables in GSTR 3B या GSTR 1 या CMP 8. IFF facility क्या होता है सर? IFF facility is optional, it is not mandatory, it is given to the persons who are opting for QRMP scheme for the first 2 months of any quarter. They can opt to furnish return on IFF basis up to a cumulative value of 50 lakh rupees per month. What are the exceptions to the fact that GSTR 1 cannot be filed before the end of the tax period? Sir, casual taxpayers after the closure of the business can actually file GSTR 1 before the end of the tax period. कैंसिलेशन ऑफ GST अगर आपका हो जाता है तो आप GSTR 1 डेफिनेटली टैक्स पीरियड के पहले फाइल कर सकते हो। GSTR 1 में कौन कौन सा डिटेल जाता है ये चीज आपको याद रखना बहुत जरूरी है। 3 तरह के डिटेल मेन जाते हैं, एक इनवॉइस वाइज, एक टोटल, एक डेबिट नोट, क्रेडिट नोट। इनवॉइस वाइज डिटेल क्या क्या चीज का जाता है? ऑल B2B इनवॉइसेस इनवॉइस वाइज डिटेल जाता है, एंड लार्ज इनवॉइसेस and interstate, if it is interstate supplies made to unregistered person and large invoices मतलब value 2,50,000 से ज्यादा है, so that has to be reported invoice wise. Consolidated बाद बाकी का जाता है, मतलब अगर आप B2C invoices issue कर रहे हो इंट्रा स्टेट, आई रिपीट B2C invoice issue कर रहे हो इंट्रा स्टेट, तो इंट्रा स्टेट कोई भी वैल्यू ऑफ इनवॉइस हो B2C that will always be total. अगर आप इंटरस्टेट सप्लाई कर रहे हो अनरजिस्टर्ड पर्सन 2,50,000 से कम का, तो भी वो टोटल में जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 2,50,000 से ज्यादा होगा तो इनवॉइस वाइज जाएगा, 2,50,000 तक होगा तो टोटल में जाएगा। डेबिट नोट, क्रेडिट नोट जो भी है आपको इशू करनी पड़ती है ड्यूरिंग द ईयर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपका GSTR, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर का इस बार एग्जाम के लिए। GSTR 1 कैन बी ब्लॉक्ड इफ यू हैव नॉट फाइल GSTR 3B ऑफ द लास्ट मंथ। अगर आप लास्ट मंथ का GSTR 3B फाइल नहीं किए हो तो आपका GSTR 1 ब्लॉक हो जाएगा। और फिर अगर आप लास्ट क्वार्टर का GSTR 3B फाइल नहीं किए हो तो आपका इस क्वार्टर का GSTR 1 ब्लॉक हो जाएगा। पहले एक पॉइंट हुआ करता था, याद करो, रूल 86B में, कि अगर आपने 99% से ज्यादा आईटीसी यूज 99% से ज्यादा आउटपुट टैक्स लायबिलिटी यू हैव पेड थ्रू आईटीसी, तो भी आपका GSTR 1 ब्लॉक हो जाएगा। दिस प्रोविजन हैज बीन डिलीटेड। ठीक है सर। Now, can you actually amend the details you have furnished in GSTR 1? Yes, sir, I can amend, I can rectify the errors. इसकी ड्यू डेट क्या है? इसकी ड्यू डेट है सितंबर मंथ ऑफ द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर और डेट ऑफ एनुअल रिटर्न विच एवर इज अर्लियर। सेम जो ड्यू डेट सबके लिए, इसका भी ड्यू डेट वही है। ठीक है, डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न मतलब जब तक आप सितंबर मंथ का रिटर्न फाइल नहीं कर देते तब तक आपके पास ड्यू डेट रहेगा फॉर GSTR 1 का रेक्टिफिकेशन करना ऑफ द लास्ट ईयर, और एनुअल रिटर्न डेट विच एवर इज अर्लियर। ठीक है सर। नेक्स्ट आता है GSTR 3B। इट्स ऑलवेज ट्रीटेड टू बी अ मंथली रिटर्न। इसकी ड्यू डेट होती है अगले महीने की 20 तारीख। GSTR 3B इज अ सिंपल रिटर्न विच कंटेन समरी ऑफ आउटवर्ड सप्लाई, समरी ऑफ ITC, समरी ऑफ पेमेंट ऑफ टैक्सेस, जो भी है इसका समरी डिटेल्स होता है GSTR 3B। नाउ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, GSTR 3B कौन फाइल नहीं करता है? GSTR 3B हर एक रजिस्टर्ड पर्सन फाइल करेगा, लेकिन अगेन सेम, जो GSTR 4 फाइल कर रहा है, जो GSTR 5 फाइल कर रहा है, जो GSTR 6 फाइल कर रहा है, जो GSTR 7 फाइल कर रहा है, उनको ये GSTR 3B फाइल
नहीं करनी। बेसिकली गाइस 4 तो ऑब्वियसली रिटर्न ही है, जो बेसिकली 5 फाइल कर रहा है, 6 फाइल कर रहा है, 7 फाइल कर रहा है, 5A फाइल कर रहा है, ये सब जो रिटर्न्स है ये आपको सेक्शन 39(1) में नहीं आएगा। शॉर्ट में अगर मैं यही बताऊं कि सर जो ऑलरेडी स्पेशल रिटर्न फाइल कर रहे हैं, अभी आईएसडी, एनआरटीपी, ओडार, टीडीएस, टीसीएस, ये सारे के सारे सेक्शन 10 वाले रिटर्न ये सब स्पेशल रिटर्न होते हैं, तो 3B ये लोग फाइल नहीं करता, तो ये लोग मंथली रिटर्न फाइल करेगा। नाउ यहीं पे क्यूआरएमपी आता है, क्वार्टरली रिटर्न मंथली पेमेंट स्कीम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्वार्टरली रिटर्न मंथली पेमेंट स्कीम की सर जीएसटीआर 1 कैन बी फाइल्ड क्वार्टरली, जीएसटीआर 3B कैन बी फाइल्ड क्वार्टरली, बट पेमेंट हैज टू बी डन मंथली। पेमेंट का अपने बात करेंगे क्यूआरएमपी स्कीम में, जिसका ड्यू डेट है 25 तारीख, फर्स्ट 2 मंथ्स ऑफ द क्वार्टर का ड्यू डेट है 25th ऑफ द नेक्स्ट मंथ, एंड थर्ड मंथ का जो क्वार्टर का 3B का ड्यू डेट है वो आपको याद करो पढ़ाया गया था 22nd, विच इज एक्चुअली 3B का ड्यू डेट, एंड 24th विच इज एक्चुअली 3B का ड्यू डेट। आई नो आई एम बीइंग वेरी वेरी फास्ट, एंड दैट इज द नेम ऑफ दिस वीडियो, रैपिड रिवीजन। रैपिड रिवीजन, खाली रिवीजन भी नहीं है, इट्स अ रैपिड रिवीजन। तो आपको टोज में रहना पड़ेगा कि इतना फास्ट अगर मुझे याद आ रहा है तो आई एम वेरी वेरी गुड एट इट, बट इतना फास्ट मुझे याद नहीं आ रहा विच इज एक्सपेक्टेड इन द एग्जामिनेशन, तो आई हैव टू स्टिल गिव मोर एक्स्ट्रा एफर्ट इन माई वीडियोज। मेरे को अपने क्लासेस में मोर एक्स्ट्रा एफर्ट देना पड़ेगा, वो चीज आप प्लीज ध्यान करके चलना। Composition scheme, it's very simple that for each financial year you have to disclose your details, you have to file your return GSTR 4, that is 30th April of the next financial year, and you have to pay quarterly statement। आपको 18th of the month succeeding the quarter आपको CMP 8 फाइल करना पड़ेगा, टैक्सेस पे करना पड़ेगा। TDS डिडक्टर में भी सेम है, that who is liable to deduct TDS, central government department, state government department, local authority, governmental agency, they are required to deduct TDS on the receipt of taxable goods and services, and definitely उनको भी GST का रजिस्ट्रेशन लेना कंपलसरी है। और यहाँ पे अपने सेक्शन 51 में पढ़े थे, TDS डिडक्शन कब करना होता है, जब वैल्यू इज एक्सीडिंग 2,50,000 एक्सक्लूडिंग द अमाउंट ऑफ GST, यहाँ पे केवल टैक्सेबल वैल्यू देखा गया है। इफ यू आर डिडक्टिंग TDS, यू हैव टू फाइल योर रिटर्न, दैट इज GSTR 7 में अगले महीने की 10 तारीख तक ये आपको TDS जो है आपको मंथली डिडक्ट करनी पड़ती है और मंथली पेमेंट करना पड़ता है गवर्नमेंट को। नेक्स्ट आता है आईएसडी सेक्शन, आईएसडी जीएसटीआर 6 13th ऑफ द नेक्स्ट मंथ, इनको भी अपना रिटर्न्स फाइल करना पड़ता है। बेसिकली they whatever invoices they are issuing to the recipient of the credit, that has to be reported in their GSTR 6, and that GSTR 6 will be auto populated in GSTR 2A and 2B of the recipient of the credit। ठीक है। नेक्स्ट है GSTR 5, दैट इज नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन, their last date is within 7 days from the last day of validity of registration or 20 days after the end of the calendar month। ठीक है। अब आता है गाइस क्यूआरएमपी स्कीम। क्यूआरएमपी स्कीम में बस आपको यही याद रखना है कि कब मैं क्यूआरएमपी स्कीम में जा सकता हूँ। इफ माई लास्ट ईयर्स एग्रीगेट टर्नओवर वाज नॉट एक्सीडिंग 5 करोड़, तो मैं क्यूआरएमपी स्कीम में एलिजिबल हूँ जाने के लिए। आई एम एलिजिबल टू ऑप्ट फॉर क्यूआरएमपी स्कीम। नाउ एक और चीज आपको याद रखना है कि सर आप क्यूआरएमपी स्कीम में कब ऑप्ट इन कर सकते हो। यू कैन ऑप्ट इन एनी क्वार्टर फ्रॉम द फर्स्ट डे ऑफ द सेकंड मंथ ऑफ द प्रीसीडिंग क्वार्टर टू द लास्ट डे ऑफ द करेंट मंथ ऑफ द फर्स्ट क्वार्टर। मतलब फर्स्ट क्वार्टर का जो फर्स्ट मंथ है तब तक आप कर सकते हो। मतलब सोचो अगर आप अप्रैल में जून क्वार्टर के लिए क्यूआरएमपी में जाना चाहते हो तो इसके पहले आया जनवरी, फरवरी, मार्च। तो अप्रैल में अगर आप जाना चाहते हो तो आप आपको फर्स्ट फरवरी, मार्च और अप्रैल, ठीक है, फ्रॉम फर्स्ट डे ऑफ द सेकंड मंथ ऑफ द प्रीसीडिंग क्वार्टर टू द लास्ट डे ऑफ द फर्स्ट मंथ ऑफ द क्वार्टर, इन बीच में आपको ये ऑप्ट करना पड़ेगा। इफ यू वांट टू ऑप्ट फॉर अप्रैल में जून क्वार्टर के लिए आप क्यूआरएमपी में जाना चाहते हो तो आपको लास्ट क्वार्टर का सेकंड मंथ और फर्स्ट करंट क्वार्टर का फर्स्ट मंथ के बीच में आपको ऑप्ट इन करना पड़ेगा। अगर आप ऐसा नहीं करते तो आप फिर क्यूआरएमपी में नहीं जा सकते। यू कैन नॉट गो फॉर क्यूआरएमपी स्कीम। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें ये होता है कि व्हेन आई हैव टू ऑप्ट आउट ऑफ क्यूआरएमपी, द डे योर एग्रीगेट टर्नओवर एक्सीड्स 5 करोड़, यू हैव टू ऑप्ट आउट ऑफ द फ्रॉम द स्कीम इन इमीडिएटली नेक्स्ट क्वार्टर। ठीक है। अगेन सेम यहाँ पर सर जैसे कॉम्पोजिशन स्कीम में आपको पढ़ाया गया था कि यूनिफॉर्म अडॉप्शन जरूरी है, यहाँ पे यूनिफॉर्म अडॉप्शन की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है कि अगर एक पर्सन रजिस्टर्ड इन द सेम पैन नंबर अगर क्यूआरएमपी में गया तो बाद बाकी पर्सन जो सेम पैन में रजिस्टर्ड है उनको भी क्यूआरएमपी में जाना पड़ेगा। बिल्कुल ऐसा नहीं है, अनलाइक कॉम्पोजिशन स्कीम। अब यहाँ पे क्या होता है, जीएसटीआर 1 आपको क्वार्टरली फाइल करना पड़ता है, बट यू गेट एन ऑप्शन ऑफ आईएफएफ फॉर द फर्स्ट एंड द सेकंड मंथ ऑफ द क्वार्टर। आप आईएफएफ कर सकते हो, वो भी ऑप्शनल है, अप टू 50 लाख ईच मंथ। ठीक है, ये आप कर सकते हो। ठीक है, इट इज नॉट मैंडेटरी, इट इज जस्ट ऑप्शनल, सो दैट इफ योर रेसिपिएंट वांट्स टू क्लेम आईटीसी ही कैन डू इट इफ यू फर्निश इनवॉइसेस इन योर आईएफएफ। आप चाहे तो कर सकते हो। अब पेमेंट ऑफ टैक्सेस का दो मेथड होता है, फिक्स सम मेथड एंड
self assessment method. Fix sum method is very simple, that your last return should be filed for the complete tax period. अगर आपने लास्ट मंथ का रिटर्न फाइल किया तो कंप्लीट फाइल किया है, लास्ट क्वार्टर का रिटर्न फाइल किया तो लास्ट क्वार्टर का रिटर्न कंप्लीट आपने फाइल किया है. फिक्स सम मेथड इज बेसिकली काइंड ऑफ प्री फिल्ड चालान जो पीएमटी 6 में आपको भरना पड़ता है एज पर 35%. ऑटोमेटिक रेट फिक्स है 35% ऑफ द टैक्स पेड इन लास्ट क्वार्टर. फर्स्ट मंथ का जो भी टैक्स पे किया है 35% आपको फर्स्ट मंथ पे करना पड़ेगा. फिर सेकेंड मंथ आपको 2 मंथ्स में 35% पे करना पड़ेगा ऑफ द लास्ट क्वार्टर. लेकिन अगर आपने लास्ट टैक्स जो पे किया वो मंथली पे किया है तो 100% आपको पे करना पड़ेगा जो भी आपने लास्ट टैक्स मंथली पे किया. तो देखो एग्जांपल है, अगर आपने लास्ट क्वार्टर में ये टैक्स पे किया है तो उसका 35% और 35% आपको ईच ऑफ द मंथ्स में पे करना पड़ेगा. लेकिन अगर आपने लास्ट रिटर्न जो फाइल किया है वो मंथली फाइल किया है तो आपको 100% आपको फर्स्ट 2 मंथ्स में पे करना पड़ेगा. तो अगर आप ये मेथड के थ्रू पे करते हो तो आपका इंपॉर्टेंट है कि लास्ट मंथ का या लास्ट क्वार्टर का कंप्लीट रिटर्न फाइल होना चाहिए. नेक्स्ट होता है सेल्फ असेसमेंट मेथड. सेल्फ असेसमेंट मेथड देयर इज नो सच आर्बिट्री एलोकेशन दैट 35% है. यहाँ पे यू कैन पे द टैक्स ड्यू एज पर योर लायबिलिटी ऑफ इनवर्ड सप्लाईज एंड आउटवर्ड सप्लाईज एंड क्रेडिट जो आपको अवेलेबल है पीएमटी 6 में. खुद से सेल्फ डिक्लेयर कर सकते हो कि आप कितनी आईटीसी है, इतना आपका आउटपुट है, इतना सेल्फ के लिए आप लायबल हो. क्योंकि टू भी आपका हर महीना ऑटो पॉपुलेट होकर आ रहा है तो आपको पता रहेगा रियल टाइम बेसिस पे कि आपकी क्रेडिट कितनी है. बेसिकली आपको हर महीना कैलकुलेट करके बताना पड़ेगा. बट इन फिक्स सम मेथड आप एक जो आपका लास्ट क्वार्टर में या लास्ट मंथ में आपने टैक्स पे किया वही कंसिस्टेंटली आपको हर महीना या हर क्वार्टर पे करना पड़ेगा. यू आर फ्री टू अवेल एनी ऑफ द मेथड्स, आइदर फिक्स सम मेथड और सेल्फ असेसमेंट मेथड. आप कोई भी मेथड ऑप्ट कर सकते हैं. बट बी केयरफुल, जीएसटीआर 3 भी आपको क्वार्टरली फाइल करना पड़ेगा और जीएसटीआर 1 भी आपको क्वार्टरली फाइल करना पड़ेगा. अब यहाँ पे क्या होता है, वेनेवर यू विल फाइल 3B तो जो भी अमाउंट आपने फर्स्ट मंथ और सेकंड मंथ पे कर दिया है दैट विल बी यूज्ड टू पे द लायबिलिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर क्वार्टर का 3B. आप वो पर्टिकुलर पेमेंट जो अपने फर्स्ट और सेकंड मंथ में किया आप उसकी किसी और अदर क्वार्टर के साथ यूज नहीं कर सकते जब तक आप क्वार्टर का 3B फाइल नहीं कर दियो. आप उसके बाद और किसी के साथ यूज नहीं कर सकते. लेकिन सर फॉर एग्जांपल मैंने फर्स्ट 2 मंथ्स का क्वार्टर का पेमेंट कर दिया बट क्वार्टर का 3B का जो लायबिलिटी है उससे कम निकला, तो क्या मैं वो जो एक्सेस पेमेंट किया हूँ उस पर्टिकुलर फर्स्ट 2 मंथ्स में क्या मैं उसको अदर क्वार्टर के लिए यूज कर सकता हूँ? यस, देन यू कैन यूज इट फॉर द अदर क्वार्टर और यू कैन ऑल्सो क्लेम रिफंड ऑफ द टैक्सेस विच हैव पेड इन एक्सेस बट ओनली आफ्टर द फाइलिंग रिटर्न. ओनली आफ्टर फाइलिंग रिटर्न ऑफ 3B तभी आप कर सकते हो. इंटरेस्ट और लेट फी का प्रोविजन जैसे एप्लीकेबल होता है वैसे यहाँ पर भी एप्लीकेबल होगा. नेक्स्ट है स्टेटमेंट ऑफ सप्लाईज सप्लाइड थ्रू ई कॉमर्स ऑपरेटर. ई कॉमर्स ऑपरेटर को जीएसटीआर 8 फाइल करना पड़ता है. व्हाटएवर सप्लाईज हैव बीन डन थ्रू ई कॉमर्स ऑपरेटर वो अपना जीएसटीआर 8 में 10th ऑफ द नेक्स्ट मंथ तक फाइल करेगा. ठीक है. एंड very important provision, GST return of a current tax period cannot be filed unless the return of the previous tax periods are filed. GSTR 3B 4 5 6 7 ये सब का सिंपल रूल है कि जब तक आप करंट मंथ का 3B फाइल नहीं कर देते या करंट क्वार्टर का 3B फाइल नहीं कर देते, मतलब लास्ट क्वार्टर का या लास्ट मंथ का 3B फाइल नहीं कर देते तो आप करंट क्वार्टर का 3B फाइल नहीं कर सकते. वेरी इंपॉर्टेंट, एनुअल रिटर्न. किसको एनुअल रिटर्न फाइल करनी होती है नहीं है, ये इंपॉर्टेंट है. सबसे पहले सारे रजिस्टर्ड पर्सन एनुअल रिटर्न फाइल करेंगे. लेकिन अगर मैं जीएसटीआर 5 में जीएसटीआर 6 7 में जीएसटीआर 6 7 और 8, ठीक है, और मैं जीएसटीआर या 6 7 5 6 7 8 और सीटीपी, वेरी इंपॉर्टेंट, सीटीपी वालों को कभी भी रजिस्ट्रेशन लेना तो होता ही है बट दे विल नॉट हैव टू फाइल एनुअल रिटर्न. ये जीएसटीआर 1 3 भी भरेंगे बट सीटीपी वाले कभी भी एनुअल रिटर्न नहीं भरेंगे. और कॉम्पोजिशन वाले जो है वो आपको पढ़ाया गया था वो 9A फाइल करेंगे, जीएसटीआर 9A फाइल करेंगे. जीएसटीआर 9 में उनको एनुअल रिटर्न फाइल करनी होती है 31 दिसंबर ऑफ द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर. कॉम्पोजिशन वाले 9A फाइल करते हैं. और एनुअल रिटर्न किसके लिए एग्जेम्प्टेड है? अगर आप एक सेंट्रल गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट हो, स्टेट गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट हो, लोकल अथॉरिटी हो जिसकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑलरेडी ऑडिट हो रही है बाई CAG ऑफ इंडिया और एनी लोकल अथॉरिटी की लोकल अथॉरिटी के लिए एग्जेम्प्ट है. अगर उसका ऑलरेडी ऑडिट हो रहा है अंडर एनी लॉ तो वहाँ पे जीएसटीआर 9 फाइल नहीं करना पड़ेगा. तो ये अपना रिलेवेंट रूल 80 जो अमेंड हुआ था कि सिमिलरली 31 दिसंबर तक उनको जीएसटीआर 9 फाइल करना पड़ेगा एंड 9A कॉम्पोजिशन स्कीम वाले को फाइल करना पड़ेगा, 9B टीसीएस स्टेटमेंट फाइल करना पड़ेगा 31 दिसंबर. सिमिलरली अलॉन्ग विद दिस यू हैव टू फर्निश 9C if your aggregate turnover is exceeding 5 crore and that includes a self certified reconciliation statement and that has to be furnished before 31st December of the next financial year. ये 31st December of the next financial year तक आपको फाइल करनी पड़ेगी. फाइनल रिटर्न क्या है सर? जीएसटीआर 10 में आपको फाइनल रिटर्न फाइल करनी पड़ती है once your registration is cancelled or surrendered within 3 months from the date of cancellation or cancellation order whichever is later.
नेक्स्ट है फर्स्ट रिटर्न, हर एक रजिस्टर्ड पर्सन जो आउटवर्ड सप्लाई किया है, याद है लैग पीरियड फ्रॉम द डेट ऑन विच ही वाज लायबल टू रजिस्ट्रेशन until द डेट ही गॉट द सर्टिफिकेट, इस बीच में जो भी वो सप्लाई किया उसको अपने फर्स्ट रिटर्न में सबमिट करना पड़ेगा आफ्टर द ग्रांट ऑफ सर्टिफिकेट। डिटेल्स ऑफ इनवर्ट सप्लाईज ऑफ द पर्सन हैविंग यूएन नंबर, जो यूएन नंबर लेते हैं वो बेसिकली जीएसटी रिफंड के लिए ले लेते हैं, तो उनको अपना सप्लाई जो इनवर्ट सप्लाई है वो जीएसटीआर 11 में रिपोर्ट करना पड़ता है अलॉन्ग विद द एप्लीकेशन फॉर रिफंड। ठीक है, जीएसटीआर 5A का भी ड्यू डेट यही है 20th ऑफ द नेक्स्ट मंथ जो ओडर सर्विसेज सप्लाई कर रहा है। नाउ व्हाट अबाउट डिफॉल्ट, एक है लेट फीस का और एक है आपका नोटिस का। तो लेट फीस में गाइस रैशनलाइजेशन है, सबसे पहले समझ लेते हैं कि अ रजिस्टर्ड पर्सन जिसने जीएसटीआर 1 फाइल नहीं किया है, जिसने रिटर्न्स में जीएसटीआर 3B 4 5 6 7 फाइल नहीं किया है, जिसने फाइनल रिटर्न जीएसटीआर 10 फाइल नहीं किया है, जिसने जीएसटीआर एनुअल रिटर्न फाइल नहीं किया है, जिसने एनुअल रिटर्न फाइल नहीं किया है, तो ये सब लोग जो हैं ये लोग के ऊपर लेट फीस लगेगा। तो कितना लगेगा, 100 रुपीज पर डे सीजीएसटी, 100 रुपीज पर डे एसजीएसटी एंड मैक्सिमम अमाउंट 5000। अब इसको रैशनलाइज किया गया है जीएसटीआर 1 के लिए, 3B के लिए, 4 के लिए और 7 के लिए, ये 4 फॉर्म के लिए इसको रैशनलाइज किया गया है। इसकी लिमिट थोड़ी सी रैशनलाइज की गई है। और अगर यही अगर एनुअल रिटर्न का डिफॉल्ट है, लेट फीस है, तो सेम 100 रुपीज पर डे और मैक्सिमम लिमिट क्या होगा 0.25, मैक्सिमम लिमिट क्या होगा 0.25, दैट इज 0.5% ऑफ टर्नओवर इन स्टेट। ठीक है, ये चीज आपको याद रखना पड़ेगा। रैशनलाइजेशन यही किया गया गैस, ये टेबल ध्यान से देख लेना। अगर आपकी नील टैक्स लायबिलिटी है या फिर आपका नील टैक्सेबल सप्लाई है तो 500 फीस से ज्यादा नहीं लगेगा, 250 सीजीएसटी 250 एसजीएसटी। बट आपका नील टैक्स लायबिलिटी नहीं है, नील टैक्सेबल सप्लाई नहीं है, आपका कुछ सप्लाई है कुछ टैक्स लायबिलिटी है और आपकी एग्रीगेट टर्नओवर लास्ट ईयर 1.5 करोड़ से ज्यादा नहीं है, तो वहां पे 1000 सीजीएसटी 1000 एसजीएसटी 2000 रुपीज आपका टोटल टैक्स लगेगा। और अगर आपका टर्नओवर 1.5 करोड़ से ज्यादा है, 5 करोड़ से ज्यादा नहीं है, तो आपका जो 2000 है वो हो जाएगा 5000, 2500 सीजीएसटी 2500 एसजीएसटी। और अगर आपका एग्रीगेट टर्नओवर 5 करोड़ से ज्यादा है और आपका पिछले साल एग्रीगेट टर्नओवर 5 करोड़ से ज्यादा है, तो जो भी लेट फीस आपका सेक्शन 47 के हिसाब से लग रहा है, दैट इज क्या 200 रुपीज पर डे सीजीएसटी एसजीएसटी दोनों मिलाकर, और 10,000 आपका टोटल फीस लगेगा। तो टर्नओवर के बेसिस पे अब आपके ऊपर लेट फी लगाया जाएगा। सेम जीएसटीआर 4 में है, जीएसटीआर 4 में भी क्या एग्रीगेट टर्नओवर चेक किया जाएगा, बट उसके पहले अगर आपकी टैक्स लायबिलिटी जीरो है, आपका टोटल टैक्स लायबिलिटी जीरो है, तो 500 रुपीज से ज्यादा नहीं लगेगा। पहले ये चीज नहीं था। और अगर आपकी टैक्स लायबिलिटी जीरो नहीं है और आपकी टर्नओवर ऑब्वियसली 1.5 से कम होगी, तो सेम जो पहले था 2000 रुपीज सीजीएसटी 2000 रुपीज, आई मीन 1000 रुपीज सीजीएसटी 1000 रुपीज एसजीएसटी, टोटल लेट फीस आपका 2000 लगेगा। क्लियर है गाइस। नोटिस टू रिटर्न डिफॉल्टर्स भी सेम है, सर आपको नोटिस दे दिया जाएगा और आपको 15 डेज में फर्निश करना पड़ेगा अपना रिटर्न अगर आपने रिटर्न फाइल नहीं किया। रिटर्न, एनुअल रिटर्न, फाइनल रिटर्न एंड टीसीएस स्टेटमेंट, ये चारों के लिए आपको नोटिस दिया जा सकता है। जीएसटी प्रैक्टिशनर आप खुद से भी देख सकते हो, इट्स वेरी सिंपल। जीएसटी प्रैक्टिशनर कौन बन सकता है, एनी पर्सन हुज अ साउंड माइंड है, इंडियन सिटीजन है, नॉट एडजुडिकेटेड एज इंसॉल्वेंट है, नॉट कन्विक्टेड बाय एनी कॉम्पिटेंट कोर्ट है, और उसके पास एक क्वालिफिकेशन है, जैसे वो फाइनल एग्जामिनेशन पास करके रखा है सीए सीएमए सीएस का, या फिर उसके पास कोई डिग्री है इक्विवेलेंट टू कॉमर्स लॉ एग्जामिनेशन, या फिर वो सेल्स टैक्स प्रैक्टिशनर है अंडर इनडायरेक्ट टैक्स लॉ फॉर अ मिनिमम पीरियड ऑफ 5 years, या फिर इज अ रिटायर्ड ऑफिसर ऑफ कमर्शियल टैक्स डिपार्टमेंट ऑफ एनी स्टेट गवर्नमेंट और सीबीएसई हैविंग सर्व्ड फॉर नॉट लोअर देन अ ग्रुप बी गैजेटेड ऑफिसर फॉर एटलीस्ट 2 years। ठीक है, ये कुछ प्रिस्क्राइब क्वालिफिकेशंस है जो उसके पास होना चाहिए। क्या क्या एक्टिविटीज वो कर सकता है गाइस, ये सब थ्योरी में एग्जाम में आया सकता है। ठीक है, ये सब एग्जाम में थ्योरी में पूछा जा सकता है कि क्या क्या एक्टिविटीज कंडक्ट किया जा सकता है बाय अ जीएसटी प्रैक्टिशनर। तो वो आउटवर्ड सप्लाई इनवर्ड सप्लाई सब कर सकता है, मंथली क्वार्टरली एनुअल फाइनल रिटर्न, मतलब गाइस जो भी आपके माइंड में आ रहा है ना सारे कंप्लायंसेस वो कर सकता है। आउटवर्ड सप्लाई हो, इनवर्ड सप्लाई हो, रजिस्ट्रेशन हो, पेमेंट ऑफ टैक्सेस हो, रिफंड एप्लीकेशन हो, अमेंडमेंट एप्लीकेशन हो, ई वे बिल हो, आईटीसी 4 का डिटेल्स हो, अमेंडमेंट और कैंसिलेशन ऑफ एनरोलमेंट हो, इंटीमेशन टू पे टैक्स अंडर कॉम्पोजिशन स्कीम हो, सब कुछ जीएसटी प्रैक्टिशनर आपके बिहाफ में कर सकता है। ठीक है, बस आप एक बेसिक रीडिंग इसका कर लेना। ठीक है, ये बेसिक रीडिंग से ज़्यादा रेलिवेंट नहीं है। दैट्स इट। बात बाकी ये जो मैं किया हूँ ये आपके जो मैट में, ये बेसिकली फाइनेंस एक्ट 22 का अमेंडमेंट्स है, ये नॉट एप्लीकेबल है फॉर द स्टूडेंट्स दोज आर गिविंग इन जैन 23। ठीक है, तो ये बस सफिशिएंट है। तो सर रिटर्न्स में आपको लेट फीस याद रखना चाहिए, लेट फीस सबका ड्यू डेट्स एंड फॉर्म नंबर्स विदाउट एनी फेल। जीएसटी प्रैक्टिशनर क्या एक्टिविटीज कर सकता है क्या नहीं कर सकता, ये चीज आपको अच्छे से पता होना चाहिए। दैट्स इट।
इससे बेसी रिक्वायर्ड नहीं है. रिटर्न्स इज वेरी वेरी इजी. क्यूआरएमपी में पता होना चाहिए कि क्यूआरएमपी में हाउ टू कैलकुलेट टैक्स, राइट. 25th ऑफ द मंथ याद होगा, PMT6 चालान क्रिएट करके आपको पे करना पड़ेगा सेल्फ असेसमेंट बेसिस. दोनों में इंटरेस्ट का क्या फीचर होगा, लेट फीस का क्या फीचर होगा, ये आपको पता होना चाहिए दोनों मेथड में. ठीक है. सो दैट्स इट गाइस. रिटर्न्स के लिए भी इससे ज़्यादा रेलिवेंट नहीं है. जितना मैंने आपको पढ़ाया मोर देन सफिशिएंट है. इट्स अ रैपिड रिवीजन एंड आई होप यू हैव अंडरस्टूड ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ दिस क्लास. एंड इसी तरीके से हम लोग सारे चैप्टर्स का रैपिड रिवीजन क्लासेस ले रहे हैं, ऑल फॉर CMA फाइनल IDT स्टूडेंट्स. थैंक यू सो मच फॉर बीइंग पार्ट ऑफ दिस क्लासेस एंड आई होप आपको ये क्लासेस बेनिफिट कर रहा होगा. अगर अच्छा लग रहा है तो प्लीज शेयर विद योर ऑल योर फ्रेंड्स सो दैट दे कैन ऑल्सो गेट द मैक्सिमम बेनिफिट आउट ऑफ इट. थैंक यू सो मच. मिलते हैं आप लोग से अगले चैप्टर में जो कि है असेसमेंट, डिमांड एंड रिकवरी. जो अपना नेक्स्ट रिवीजन होगा वो असेसमेंट पे होगा, जो अब थ्योरेटिकल चैप्टर्स पे होगा कि GST में असेसमेंट कैसे होता है, GST में डिमांड किस तरीके से इनिशिएट की जाती है, रिकवरी प्रोसेस किस तरीके से इनिशिएट किया जाता है, वो अपने अगले क्लास में करेंगे. टिल देन थैंक यू सो मच, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय.